साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखक उदय प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी हीरालाल का भूत। हीरालाल की कथा गांव रामपुर के घर घर में फैली हुई है। रात होती है, चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, थोड़े से कांसे पीतल के बर्तन धुलकर कोने में समेट दिए जाते हैं और चिथड़ों, कंबलों, धुस्सों में घुसकर जब लोग अपनी गर्म सांसों की आंच में ठंड से लड़ते हैं तो अक्सर हीरालाल का जिक्र आ जाता है। हीरालाल इसी गांव में पैदा हुआ। कहते हैं जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन रात में बूढ़ोल आया था और सांप काटने से रामजी पटेल का बांका भतीजा मर गया था। रात भर एक घुग्गू उस रात मुंडेरों पर रोता रहा। बड़ी रहस्यपूर्ण, भुतही और डरावनी रात थी वो। हीरालाल को जन्म देते ही 8 घंटों बाद उसकी माँ ज़्यादा खून निकलने से मर गई। गांव में 2-2 लाशें पड़ी थीं और हीरालाल किलकारियां मार रहा था। बेला की माँ का कहना है, हिरवा जरा भी नहीं रोया, एक बूंद आंसू उसकी आंखों से नहीं ढुलका। वो किलक रहा था और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां हवा में उछाल रहा था। सबसे अजगुन ये कि उसके मुंह में 32 दांत थे और सिर में घने घुंघराले काले बाल। बगल में माँ की लाश पड़ी थी। बाप सुधन्ना खटिया की पाटी में माथा पटक पटक कर रो रहा था और हिरवा किलक किलक कर हंस रहा था। बेला की माँ को दया आई। कितना कुभाग विपदा लेकर पैदा हुआ है हिरवा, आते ही अनाथ हो गया। उसकी माँ को तो मरना ही था, उसके शरीर में बचा ही क्या था। खांसी के साथ खून के कतरे आते थे, घटिया दर लेता था, कब तक घिसटती। हिरवा ने अपने जन्म के साथ ही उसका उद्धार कर दिया। अब खुद भुगतेगा, कभी मार पिएगा, कभी बकरी का छटाक भर दूध। बेला की माँ के तन में बड़ी ममता जागी। उसने हीरालाल को उठाकर गोद में रखा कि तभी हीरालाल ने किलकना बंद कर दिया और गहरी नज़रों से उसकी ओर ताका। अभी तक उसे धोया पोछा नहीं गया था। पूरे शरीर में खून और गंदगी लिथड़ी हुई थी। अभी अभी कुछ पल पहले तक वो एक जिंदा औरत के गर्भ में था, अब वो औरत मर चुकी थी। बेला की माँ को लगा कि हीरालाल ने जिस नज़र से उसे देखा है वो उसके कलेजे को भेदती हुई भीतर तक उतर गई है। उस नज़र में बच्चे जैसा कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसके सारे पापों को उघाड़ती हुई वो जलती हुई आंख उसके भीतर अंधेरे में दिए की तरह जलने लगी है। उसे डर लगा, पसीना छूट आया। उसने फिर कभी हीरालाल को गोद में नहीं उठाया। हीरालाल का पूरा बचपन धूल माटी में बीता। 5 साल का था तभी से बकरियां चरानी पड़ी और जंगल से लकड़ियां कराड़ कर लानी पड़ी। बाप सुधन्ना ठाकुर के घर से कभी कभी ठर्रा पी कर आता था और खाना मांगता था। 7 साल का हीरालाल खाना पकाना भी सीख गया था। सुधन्ना के हाथ पैर तो सींग जैसे थे, लेकिन पेट में भस्म कुंड था। दैत्य दानवों की तरह खाता था। खाना कम पड़ता तो हीरालाल को पीट कर पेट भरता। लोगों ने इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि हीरालाल ने बोलना छोड़ दिया है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ उसे खेलते तो वैसे भी कभी नहीं देखा गया था। वो लगातार काम ही करता रहा। बकरियों के स्वभाव, बीमारियों के बारे में उसे इतनी गहरी और बारीक जानकारी हो गई थी कि गांव में जब कोई बकरी बीमार होती तो हीरालाल को ही बुलाया जाता। वो उन्हें छूता, गौर से देखता और फिर पास के जंगल से कुछ पत्तियां तोड़ लाता। लेकिन वो बोलता नहीं था, हंसता भी नहीं था। सिर्फ एक घटना ऐसी है जिसमें उसके हंसने का जिक्र है। हुआ ये था कि गांव के एक बड़े किसान मलखान चौधरी की 2 भैंसें बीमार पड़ीं। दोनों दुधारू थीं। मलखान की अच्छी खासी जायदाद थी। एक ट्रैक्टर था, सिंचाई के लिए डीजल पंप था, 8 बंधुआ मजदूर थे जो दिन रात उसके यहाँ काम करते थे। गांव में जब कभी भी किसी गरीब की ज़मीन बिकती तो खरीदने वाले मलखान ही होते। भैंसें बीमार पड़ी तो हीरालाल को बुलाया गया। उसने उन्हें देखा, छुआ, गर्दन और पुट्ठों पर हाथ फेरा, फिर चला गया। शाम को 4 बजे उसने सिर्फ छोटी छोटी 2 पत्तियां उन भैंसों को खिलाईं। सवेरे दोनों भैंसें हाथी की तरह फूली हुई मिलीं। उनकी लाश चौगनी हो गई थी। सवेरे जब गांव के मोची धनुक लाल ने हीरालाल को बतलाया कि मलखान की भैंसें मर गई हैं और उसे खाल उतारने के लिए बुलाया गया है तो उसका कहना है, हीरालाल हंसा बड़ी जोर से, हका हक, ठहाका लगाकर। धनुक लाल ने यह बात लोगों को बहुत बाद में बताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उसी दिन बता देता तो मलखान हीरालाल को शक शुबहा में पकड़वा देते।
हीरालाल जैसे अनाथ और गुन्ने लड़के पर धनुकलाल को दया आती थी, सो वो चुप ही रहा आया। तो हीरालाल चुप रहता था। कहते हैं कभी कभी जंगल में बकरियां चराते वक्त तो गाता था, लेकिन उन गीतों का कोई मतलब नहीं होता था। जैसे यही एक गीत, समधनिया रे तेरे लहंगे में गड़बड़ घोटाला। हीरालाल की उम्र 17-18 साल की हो गई थी। तब उसे ठाकुर हरपाल सिंह की हवेली में काम के लिए लगा दिया गया। उसी साल उसकी शादी पौंडी गांव के फूलचंद ग्वाले की लड़की फुलिया के साथ हुई, जो शुरू से ही कुछ फैशन वाली थी। गांव के लोग कहते थे कि हिरवा जैसे घुन्ने और चिंपोंग आदमी के पास वो टिकेगी नहीं, कई कई भरतार करेगी और कुछ दिनों में घर के बर्तन भांडे लेकर चंपत हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहीं रही हिरवा के ही साथ। उसी साल बाप सुधन्ना बीमार पड़ा। बीमारी में भी 4 दिन तक वो हरपाल सिंह के खेत की निराई में जाता रहा। 5वें दिन सुबह से उसे तेज ज्वर आया था। ठाकुर का जकीड़ेदार लल्ला पंडित सुबह काम के लिए उसे बुलाने आया तो वो आंगन में अंगोछे में मुंह ढाँप कर पड़ा हुआ था। लल्ला पंडित ने कहा, साला जांगर चोर, दिक बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ ऐश कर रहा है और अपनी जवान बहू से आंखें लड़ा रहा है। सुधन्ना वैसे ही पड़ा रहा, ना हिला न डुला। लल्ला पंडित ने गाली बकी और डंडे से उसे कोंचा, तो भी वो वैसे ही काट के लठ की तरह पड़ा रहा। हिरवा की दुल्हन मुंह ढाँप कर आई और बोली, रहने दो पंडित जी, बड़ा तेज जर चढ़ा है इन्हें। तो लल्ला पंडित ने कहा, ठाकुर का खेत कौन निराएगा ससुरी, चल तू ही चल उसकी जगह। कल जब आज के लिए शेर भर खवाई मांग लाया था, तब इसने नहीं सोचा कि आज इसका जांगर नहीं चलेगा। हीरालाल की बीबी फुलिया तैयार होकर अपने ससुर की जगह ठाकुर के खेत की निराई में चली गई और सुधन्ना उसी तरह अंगोछे में मुंह ढाँपे आंगन की धूप में पड़ा रहा। दोपहर बकरियां चराकर हीरालाल लौटा और अपनी धुन में रोटी खाने बढ़ा जा रहा था तो आंगन में लेटे सुधन्ना से अभिट कर गिर पड़ा। उसने देखा उसका बाप मर चुका है। उसी रात सुधन्ना को जला दिया गया। गांव की रस्म के मुताबिक ठाकुर हरपाल सिंह, पंडित और मलखान चौधरी जैसे कुछ बड़े घरों को छोड़कर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। हीरालाल रोया धोया नहीं, उसी तरह चुप रहा। लोगों ने उसे कभी फुलिया से बात करते भी नहीं देखा था। ना कोई हंसी ठिठोली, ना झगड़ा, ना मारपीट। कुछ लोगों का कहना था कि हीरालाल का दिमाग बड़ा नहीं हुआ है और वो भोंदू है। कुछ कहते थे कि वो सब कुछ समझता है और भीतर ही भीतर सारी बात पी जाता है। हरपाल सिंह के घर में हीरालाल को घर का सारा काम करना पड़ता था। लकड़ी चीरना, घर की झाड़ू बुहार, लिपाई पुताई करना, कुएं से पानी खींचकर घर भर के 1.5 दर्जन लोगों को नहलाना, सब्जी काटना, बिछौना बिस्तर लगाना, गाय भैंसों को सानी भूसा देना, उपले कंडे पाथना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना। ठाकुर हरपाल सिंह की रोज़ रात 10 बजे से 11:30 बजे तक लहसुन के छौंक वाले सरसों के तेल से मालिश करना, फिर रात के बर्तन धोना, बाजार से सौदा सुलफ लाना और फिर तमाम छोटे बड़े काम, पानी दे जाना, हुक्का सुलगाना, बच्चों को टट्टी कराना, किसी को दौड़कर बुला लाना, वगैरह वगैरह। लेकिन हीरालाल सिर्फ सुनता था, बोलता नहीं था। कभी कभी रात में उसे 1-8 घंटे की मोहलत मिलती तो सरला बेबी के कमरे में ट्रांजिस्टर के सामने गुप्पा बनकर बैठ जाता और गाने सुनता रहता। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसका दिमाग आखिर सोचता क्या है। वैसे सोचने के लिए उसके पास समय भी नहीं बचता था। सारी हवेली में वो सुबह से चकर घिन्नी की तरह घूमता। बाहर बैठकी में पान तंबाकू चाय लेकर खड़ा हुआ हीरालाल, कुएं से बाल्टी खींचकर कावड़ ढोता हीरालाल, आंगन में बैठकर सब्जी काटता हीरालाल, विमला मालकिन के छोटे बाबू को कंधे पर बैठाकर इधर उधर दौड़ाता हीरालाल। वो एक ही समय में सारे घर में मौजूद रहता। सरला बेबी स्वेटर बुनते बुनते धीरे से बोलती, हीरालाल पानी, और जरा देर में हीरालाल लोटा गिलास लेकर खड़ा मिलता। छोटे बाबू पिपियाते, छिच्छी आई, और हीरालाल उन्हें उठा लेता। बैठक में ठाकुर हरपाल सिंह पान का डिब्बा खोलते, लौंग नहीं है। हीरालाल लौंग लेकर खड़ा मिलता। वो जहाँ कहीं भी प्रकट हो सकता था। पूरी हवेली में उसकी सांसें गूंजती, हर जगह उसके पैरों की आहट होती, हर अंधेरे कोने में उसकी आंखें बन बिलाव सी चलती रहती। ऐसे सर्वव्यापी हीरालाल ने वो घटना न देखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
घटना ये थी कि ठाकुर साहब की हवेली से 25 गज हटकर 4 कमरों और दालान की एक रिहाइश बनी हुई थी। आने वाले मेहमान और दूर के रिश्तेदार वहीं ठहरते थे। उस रिहाइश के सबसे किनारे वाले कमरे में गांव का पटवारी रहने लगा था। नाम था कुलभूषण तिवारी। 12 साल से वो पटवारीगिरी कर रहा था और कहता था कि आने वाले भादों में कानूनगो बन जाऊंगा। उम्र यही कोई 35-36 साल। कनपटी के बाल पकने लगे थे, माथा सिर के ऊपर की ओर बढ़ने लगा था, दांत चूने कत्थे से रच गए थे, हर वक्त तंबाकू खाता रहता था और रात में ठाकुर साहब के साथ बैठकी में शराब पीता था। पटवारी कुलभूषण से आसपास के गांव के लोग डरते थे। उसका हलका काफ़ी बड़ा था, 20 गांव उसके हलके में आते थे। घूस लेता था, तहसील कचहरी के चक्कर लगाते लगाते लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन पटवारी का लिखा ब्रह्मलेख होता था। हीरालाल के बाप सुधन्ना के पट्टे में 1.5 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन 3 साल पहले उसकी मौत के बाद ही पटवारी ने उस ज़मीन का कब्जा हरपाल सिंह के नाम लिख दिया था और ठाकुर हरपाल सिंह ने हीरालाल से कह दिया था कि वो ज़मीन उसका बाप पहले उन्हें बेच गया था। अब हीरालाल के पास कुछ नहीं बचा था। उसका खपरेल फूस का घर भी कानूनी तौर पर हरपाल सिंह की ही ज़मीन में था। तो घटना ये थी कि उस दिन हीरालाल शाम को ही ठाकुर साहब के घर का सौदा सामान लेने बाजार चला गया था। दोपहर के बर्तन जूठे पड़े थे, इसलिए उन्हें मांजने और बाकी काम निपटाने फुलिया वहाँ आई हुई थी। शाम 7 बजे होंगे कि ठाकुर साहब ने फुलिया को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कागज़ बही खाता देकर कहा कि इसे पटवारी को दे आए। शायद ठाकुर और पटवारी में पहले ही बातचीत हो चुकी थी। फुलिया कमरे में पहुंची तो पटवारी ने उसे पकड़ लिया, साकल भीतर से चढ़ा ली, रेडियो की आवाज़ खूब ऊंची कर दी और इस तरह हीरालाल की संपत्ति का आखिरी कोना उसकी औरत की आबरू भी जाती रही। आधे घंटे बाद ठाकुर हरपाल सिंह भी उस कमरे में आ गए और फुलिया पटवारी के पलंग पर से सकती रही। बाद में फुलिया को दोनों ने 5-5 रुपए दिए। हीरालाल सामान लेकर लौट आया था। वो चुप था, लगातार थक गया था। रात में ठाकुर की 1.5 घंटे तक मालिश करने के बाद 11 बजे वो घर लौटा तो फुलिया जगी हुई थी और रो रही थी। हीरालाल ने खुद ही अपना बिछौना बिछाया और सो गया। रात 2 बजे वो फिर उठा। फुलिया अब भी रो रही थी। हीरालाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, चुपचाप सो जा, अपन 10 रुपए की चादर खरीद लाएंगे। फुलिया की आंखें फटी रह गईं। इसे पता कैसे चल गया 10 रुपए का और उस सारी घटना का? लेकिन हीरालाल की आवाज़ में इतना ठंडापन और मलहम जैसी तासीर थी कि फुलिया का सारा दुख और क्रोध छन्न से बुझ गया। उसके भीगे पपोटे धीरे धीरे सूखने लगे और वो गहरी नींद में डूब गई। फुलिया को तसल्ली ये हुई कि ये पत्थर का मानुस बोलता ही नहीं, समझता भी है। इसके बाद फुलिया को अक्सर ही दूसरी तीसरी रात पटवारी के साथ सोना पड़ता। कभी कभी तो हीरालाल हवेली में ही काम कर रहा होता, लकड़ियाँ चीर रहा होता या भैंसों को सानी भूसा दे रहा होता और उधर पटवारी के कमरे में फुलिया होती। हीरालाल आधी रात के बाद लौटता और सो जाता। एक ऐसी चुप्पी उसने साध रखी थी जिसके भीतर क्या था इसे जानने की कोशिश फुलिया ही नहीं, किसी के भी दिमाग की नसों को झंझना सकती थी। गांव का हर आदमी इस बात को जानता था कि हीरालाल का सब कुछ लूट लिया गया है, जमीन जायदाद, जिंदगी, पसीने से लेकर औरत की इज्जत तक। हीरालाल के गाल पिचके होते, गले की हड्डियां निकली हुई होती, बाल धूल और पसीने से लिथड़े बिखरे होते, आंखें सो न पाने से लाल और फटी हुई होती। लगता अभी उनसे लहू निकलने लगेगा। हीरालाल और ज़्यादा काम करने लगा, अपने आप को एक पल के लिए भी खाली न छोड़ता। कोई काम न रहता तो दूसरी तीसरी बार सारी हवेली में झाड़ू लगाने लगता या गट्ठ के गट्ठ लकड़ियाँ चीरने लगता या घर के पिछवाड़े के बगीचे को कुएं से पानी खींच खींच कर पानी से दबादब भर देता। सरला बेबी, विमला मालकिन, ठकुराइन, बूढ़ी माजी सब उसकी तारीफ करते। फुलिया का कलेजा मुंह को आ जाता। हीरालाल एक बेचैन जिन्न की तरह था। एक रात फुलिया की आंख 2-2:30 बजे खुल गई। उसने देखा कि हीरालाल उकड़ू बैठा है और अपने मुंह को जोर जोर से चला रहा है। फुलिया ने पहले सोचा कि शायद वो कुछ खा रहा है, लेकिन उसने देखा कि मुंह में कुछ नहीं है। हीरालाल का चेहरा कुछ चबाने के लिए लगाई गई ताकत की वजह से खिंच जाता था। वो आंखों को ऊपर चढ़ाकर जोर की सांस छोड़ता था, फुफकार की तरह, और फिर उस अदृश्य चीज को चबाने लगता था।
बीच बीच में दांत किटकिटाने की आवाज़ आती लगी। फुलिया डर गई। लगता है हीरालाल सनक गया। कहीं अकेले में मन में कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो गई और वो फुलिया का टेटुआ ही दबा दे या कुल्हाड़े से काट डाले, क्या भरोसा। फुलिया ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। तभी उसने सुना कि हीरालाल के गले से एक भयानक डरावनी गुर्राहट निकल रही है। पता नहीं कहीं अभी यह जिन्न प्रेत ना बन जाए। लेकिन वो गुर्राहट नहीं थी। फुलिया दहल गई। हीरालाल रो रहा था। उसका पूरा शरीर सिकुड़ता, फिर फैलता और हिचकियों के साथ उसकी घुटी हुई रुलाई बाहर फूट पड़ती। ये ऐसा करुण और दर्दनाक रोना था जिसमें चेहरा ही नहीं, हीरालाल का समूचा शरीर, उसके फेफड़े और आत्मा तक शामिल थी। फुलिया उठी। उसका पूरा शरीर दुख में पिघल रहा था। उसने हीरालाल के माथे पर हाथ रखा तो वो चौंक पड़ा। वो फिर पहले जैसा हो गया, चुप और शांत। उठकर पेशाब करने बाहर गया और फिर सो गया। हीरालाल ने अपने काम के घंटे और बढ़ा दिए। अब वो पटवारी के कमरे की भी पूरी सफाई करता, उसे तंबाकू पान लाकर देता। 11 बजे रात वो ठाकुर हरपाल सिंह की मालिश करता। इसके बाद वो वहाँ से तेल का कुप्पा लेकर पटवारी कुलभूषण तिवारी के पास आ जाता और फिर उसकी मालिश करता। कुछ ही देर पहले पटवारी के पास से उठकर फुलिया गई होती। पटवारी के शरीर में अभी तक फुलिया के पसीने की गंध होती। उसी शरीर को लहसुन की छौंक वाले सरसों के तेल से हीरालाल सहलाता, चमकाता। पटवारी के जिस्म की एक एक गांठ चिटका कर उसकी थकान निकालता। उसका चेहरा खिंचा रहता। कनपटी के पास की नस मोटी होकर तिड़कती रहती। बीच बीच में वो कोई अदृश्य चीज चबाने लगता, लेकिन मालिश में लगा रहता। अब वो मुश्किल से 2 घंटे सोता था, शायद उतना भी नहीं, क्योंकि एक बार और रात में जब फुलिया की आंख खुली तो हीरालाल अपने बिछौने में नहीं था। फुलिया ने उठकर बाहर देखा तो पूस माघ के उस भयानक जाड़े में नंगे बदन हीरालाल एक पेड़ की तरह आंगन में खड़ा था और उसके शरीर पर पाले की सफ़ेद परत जम गई थी। फुलिया चीख पड़ी। उसकी चीख से वो चौंका और एक पत्थर की मूर्ति की तरह चलता हुआ आया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ठाकुर साहब के घर मेहमान आए। उनके पिता की बरसी थी। 40-50 लोग ठसाठस हवेली में भर गए। 10 दिन तक उन लोगों को रुकना था। हीरालाल मशीन बन गया। काम ही काम, पानी ही पानी, बर्तन ही बर्तन, लकड़ी ही लकड़ी। हीरालाल हर जगह प्रकट होता, फिर अदृश्य हो जाता। हवा से चीज़ें पैदा कर देता। इलाहाबाद वाले ठाकुर साहब के साढ़ू कहते, अरे ओ हिरवा, एक गिलास पानी, और हीरालाल पानी पैदा कर देता। मंजली ठकुराइन कहती, हिरवा, जलावन नहीं है, और पलक झपकते आंगन में 8-10 मन लकड़ियों का ढेर दिखाई पड़ता। 70 लोग नहाते, 70 लोगों का कपड़ा धुलता, 70 लोगों का जौनार होता, 70 लोगों के बर्तन धुलते। चौथे 5वें दिन मेहमानों के बीच ये बात फैली कि हीरालाल सारा काम जागते हुए नहीं, नींद में करता है। रात में सरला बेबी ने देखा कि वो आंखें बंद किए किए मटके तक पहुंचा, वहां से लोटे में पानी लिया और मेहमानों को देकर चला गया। यकीनन वो सो रहा था, क्योंकि उसकी नाक बज रही थी। पता लगाने के लिए मंजली ठकुराइन एक बार किवाड़ के पीछे छिप गई। हीरालाल पान की तश्तरी लेकर बैठक से लौट रहा था। वहाँ पर ठाकुर साहब, दरोगा जी, पटवारी और कुछ बुजुर्ग किसानों के बीच चौपड़ जमी हुई थी। हीरालाल जब किवाड़ के बगल से गुजरा तो ठकुराइन ने पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा। हीरालाल जाग गया और उसके हाथ से तश्तरी छूट कर गिर गई। हीरालाल सूखी लकड़ी का एक चलता फिरता ढांचा रह गया था। उम्र उसकी 26 साल थी, जबकि उसे देखकर लगता कि वो कई 100 साल की जिंदगी जी चुका है। मेहमानों में कुछ नक्छड़े, छिछोरे जवान रईसजादे भी थे। फुलिया के साथ क्या क्या उन दोनों हुआ ये पूरा गांव जानता है। एक बात ये जरूर हुई कि फुलिया का पेट बढ़ने लगा और उसके दिन चढ़ाए। काफ़ी दिनों महीनों बाद जब फुलिया का 7वां महीना चल रहा था, हीरालाल रात में ठाकुर और पटवारी की मालिश करके 1 बजे रात को घर लौट रहा था कि पता नहीं कहाँ से अंधेरे में दौड़ता हुआ एक पागल कुत्ता आया और उसने हीरालाल के टखने में अपने दांत धंसा दिए। हीरालाल चीखा। उसकी चीख गांव को पार करती हुई उसके घर तक पहुंची और फुलिया भीतर से दहल उठी। हीरालाल को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। फुलिया इन दोनों ठीक से चल फिर नहीं पाती थी और पटवारी की रातें सूनी गुजर रही थीं। जरा देर बाद ही कराहता हुआ हीरालाल पहुंचा। दायां घुटना नीचे तक खून से सना था। कुत्ते ने एक बार नहीं कई बार काटा था। आजकल फुलिया खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए हीरालाल खाना ठाकुर के यहाँ से लेकर ही लौट रहा था।
हीरालाल के दोनों हाथ खाने के बर्तन में फंसे हुए थे, इसलिए उसने कुत्ते को हटाने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल किया होगा और उसकी इस कोशिश में उसने जितनी बार भी कुत्ते को लात से मारा उतनी बार उस कुत्ते ने उसे काटा था। हीरालाल ने पानी से अपने पैरों का खून धोया, बाहर गया और जहाँ जहाँ कुत्ते ने काटा था वहाँ वहाँ मिट्टी लगाई और खाना खाकर सो गया। 7वें दिन से हीरालाल के शरीर में सूजन आने लगी, चेहरा हाथ पैर फूलने लगे, जिस्म में कपकपी होती और मुंह से लार बहने लगती। ये पहला दिन था जब हीरालाल ठाकुर की हवेली में काम करने नहीं गया। वहाँ से कोई उसे देखने तो नहीं आया, लेकिन बूढ़ी हो चली बेला की माँ ने हवेली से खबर दी कि सरला बेबी और मजली ठकुराइन का कहना है कि हीरालाल को हीला हवाला नहीं करना चाहिए और शहर जाकर कुत्ते वाला इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, वरना पागल कुत्ते के कांटे से बचना मुश्किल है। हीरालाल चुप ही रहा आया। बेला की माँ अपने घर से खाना लेकर आई। उस दिन फुलिया की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो चल फिर नहीं पा रही थी और उसके पैरों में भी सूजन आ गई थी। बेला की माँ ठाकुर को कोस गई कि हीरालाल में जब तक दम रहा उसने हवेली का काम जिन्नातों की तरह किया, अब बीमार है तो कोई देखने तक नहीं आया। मुआ पटवारी भी नहीं फिरा कि फुलिया के पेट में उसका कीड़ा कैसे पल रहा है देख जाए। बड़े घरों का बड़प्पन घटता है हीरालाल को देखने में, कुकर्म करते नहीं घटता। हीरालाल को रात में तेज बुखार चढ़ा। पूरा शरीर सूखी घास की तरह थर थर काँप रहा था, आंखें फटी जा रही थीं और मुंह से लार बह रही थी। तुलसी की पत्तियों को निचोड़कर उसका रस उसे पिलाया तो भी कोई खास असर नहीं हुआ। आधी रात से ऊपर ही हो गया था, 1:30 बजे होंगे। पहरुआ टनक गया था 2 बार। फुलिया कई बार नींद की तेज आंधी में उड़ चुकी थी, तभी उसने गोंगों की आवाज़ सुनी। बड़ी मर्मांतक, डरावनी, अथाह पीड़ा यंत्रणा में डूबी आवाज़। ये किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं थी। किसी आदमी के कंठ से ऐसी आवाज़ फूट ही नहीं सकती। ये आवाज़ उसकी झोपड़ी से उठकर रात के अंधेरे में सारे गांव के ऊपर भटकती रही। जिन लोगों ने सुना उन्होंने डर के मारे अपने किवाड़ बंद कर लिए। एक घुग्गू रोने लगा। जंगल में सियारों ने बोलना शुरू कर दिया। हीरालाल का शरीर बिल्कुल निस्पंद पड़ा था और उसके गले से यह आवाज़ निकल रही थी। हीरालाल भौंक रहा था पागल कुत्ते की तरह। भौंक भी नहीं रहा था, भौंकने और रोने के बीच का ये दारुण स्वर था। फुलिया रोने लगी जोर जोर से। उसे खुद तेज बुखार था। एक पशु और एक स्त्री की करुण आवाज़ें उस रात सारे गांव में गूंजती रहीं। पटवारी, ठाकुर, मलखान, पंडित जी, मझली ठकुराइन सभी ने सुना और उन्होंने अपनी रजाई सिर तक खींच ली। धनुकलाल, परमेश्वरा, संभारू, कोदू, रामचरण, दुअसिया, बेला सबकी आंखें गीली हो गई थीं। कोई सो नहीं पा रहा था। भय और करुणा में पूरा गांव निश्चल था, जैसे रात के अंधेरे में पूरा गांव पथरा गया हो। अगली सुबह हीरालाल बड़ी मुश्किल से अपनी लगातार बहती लार और अकड़ी हुई जीभ के बावजूद ये समझा सकने में कामयाब हुआ कि उसे ठाकुर के घर का भरुआ मिर्च और आम का अचार खाना है। बेला की माँ अचार मांगने हवेली गई। उसने सरला बेबी और मजली ठकुराइन को रोते हुए बतलाया कि मरते हुए आदमी का स्वाद जाग जाता है, मरने से पहले आदमी चटोर हो जाता है, लगता है हिरवा अब बचेगा नहीं। मजली ठकुराइन उस वक्त सरौते से सुपारी काट रही थीं। उन्होंने कहा, हीरालाल का पाप निकल रहा है, सुना है मलखान की भैंसों को उसने जहर पाती खिला दिया था। बेला की माँ सन्न रह गई। इतना खून पसीना, जमीन जायदाद, सेवा और बीबी की आबरू तक सोख लेने के बावजूद हिरवा के लिए ममता का एक तिनका तक नहीं इस हवेली में। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से कहे, पाप हिरवा को नहीं तुम सबको ले डूबेगा नरपिशाचों, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बिना तोंद हिलाए हीरालाल की जान के ऊपर तुम सब ऐश करते रहे। पटवारी और ठाकुर हरपार के शरीर में तो पिस्सू पड़ेंगे, कोढ़ फूटेगा, टट्टी के रास्ते मवाद निकलेगा। अपने पापों के नरक कुंड की ओर जरा झांको। हीरालाल को खबर तो भेज दी कि शहर में सुई लगवा लो। सुई के लिए, दवाई के लिए पैसा तुम्हारा खसम देगा ठकुराइन। और वो मुआ पटवारी पता नहीं कौन सा विषैला कीड़ा बैठाया है फुलिया के गर्भ में कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा है, ज्वर है और चेहरा कोढ़े की तरह फूल गया है। लेकिन बेला की माँ चुप ही रही। सरई के पत्ते में एक भरुआ मिर्च और आम के अचार की एक फाँक लेकर वो हीरालाल के यहाँ लौटी। मरते हुए हीरालाल के लिए भी अचार देती ठकुराइन का हाथ नहीं खुला, टुकड़ा फेंक दिया कुत्ते की तरह। हीरालाल कुत्ता ही हो गया था। अचार दिया तो जरा सा सूंघ और चाट कर छोड़ दिया।
उसकी जीभ हांफते कुत्ते की तरह बाहर लटक आई थी, बित्ते भर की। मनुष्यों की जीभ इतनी लंबी तो होती नहीं। दिन भर गांव के लोगों की भीड़ उसके घर पर लगी रही। देखने वालों का तांता लगा रहा। मूची धनुक लाल ने झाड़ फूंक का मंत्र पढ़ा। पोड़ी गांव से आया हुआ मनराखन भगत आटे के भीतर से कुत्ते का रोया निकाल गया। सुधन्ना का जिगरी दोस्त बूढ़ा तिलकिया लोबान और अरंड के पत्ते जलाकर तंत्र मंत्र करता रहा। फुलिया रोती रही और खुद अपनी तकलीफ में तड़पती रही। गांव के लोगों से देखा नहीं जा रहा था, कलेजा फटने लगता था। शाम 7 बजे हीरालाल हाथ जोड़कर पालागन कर और गोवों की आवाज़ निकालकर किसी तरह संकेत देने में सफल हुआ कि वो ठाकुर हरपाल सिंह से भेंट करना चाहता है। उसने हाथों से एक अश्लील इशारा किया। दोनों हाथों से टमाटर का आकार बनाकर अपने सीने से लगाया तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकती बेला की माँ समझ पाई कि वो सरला बेबी से भी मिलने का इशारा है। 70 साल का बूढ़ा तिलकिया खबर देने हवेली गया। ठाकुर हरपाल सिंह ने सरला बेबी को वहाँ जाने से रोक दिया, क्योंकि आज तक हवेली का रिवाज नहीं था कि ठाकुर घराने की कोई लड़की गांव में किसी के घर जाए। खुद उनकी भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भीतर भीतर वो डर रहे थे, हीरालाल इतना भोंदू नहीं कि उसे अपनी ज़मीन और फुलिया वाली बात मालूम ना हो। शुरू से ही वो चुप्पा और घुन्ना रहा है, कहीं अचानक उसने उन्हें काट लिया तो? पागल कुत्ते के काटे आदमी में भी 8 दिनों बाद पागल कुत्ते का जहर आ जाता है। वो काटे तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता, चाहे सुई नहीं महासुई लगवा लो। लेकिन गांव का दबाव था। लोग ऐसी वैसी बात फौरन सोचने लगते हैं, जैसे यही बात कि जब तक हिरवा जिंदा रहा ठाकुर की हवेली ने उसका खून निचोड़ा, जोरू के साथ गुलछर्रे उड़ाए, जमीन जायदाद लूट ली और अब मरती बेर कोई झांकने भी नहीं आया। लेकिन डर भी लग रहा था। चुप्पे आदमी का दिमाग सबसे खतरनाक होता है, पता नहीं हिरवा मरते मरते क्या कर डाले। ठाकुर को हीरालाल की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए अपना दर्शन देने जाना पड़ा। एहतियात के तौर पर उन्होंने अपना मोटा डंडा हाथ में थाम रखा था और फेटे में पिस्तौल बांध ली थी कि कहीं अगर हीरालाल काटने के लिए झपटा तो साले की खोपड़ी तोड़ देंगे और पिस्तौल चला देंगे। आत्मरक्षा के लिए इतना तो कानून भी स्वीकार कर लेगा, फिर गवाही कौन देगा? हरपाल सिंह हीरालाल की खटिया से 10 गज दूर खड़े हुए। रामचरण ने हीरालाल के कान में मुंह सटाकर जोर से कहा, ठाकुर आए हैं। तो हीरालाल भौंका 3 बार। फिर उसने अपनी गर्दन तिरछी की और कुत्ते की तरह रोने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। बाहर लटकी हुई जीभ लपलपा रही थी। वो ठाकुर की ओर टकटकी बांधकर देखता रहा। उसकी लार नीचे चू रही थी। फिर हाथ से पालागन का इशारा किया और अचानक पलटी मारकर खटिया के नीचे गिर पड़ा। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, पता नहीं किसको काट ले। ठाकुर साहब का डंडा छूटकर गिर पड़ा। कमर में पिस्तौल भी है, वो ये भूल गए। वो भागे, धोती का फेटा खुल गया। भगदड़ इतनी थी कि कई लोगों से टकराए, लेकिन हीरालाल ने किसी को काटा नहीं। वो चौपाए की तरह ठाकुर हरपाल सिंह के पीछे पीछे चलता रहा, भौंकता हुआ और रोता हुआ, कुत्तों की तरह। लोगों ने देखा कि ठाकुर साहब आगे आगे हवेली की तरफ जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे दोनों हाथों और पैरों से रेंगता हुआ हीरालाल है। बीच बीच में भौंकता और फिर बड़ी ही मर्म भेदी करुण आवाज़ में रोने लगता। सामने एक गड्ढा था जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाया करता था। पानी तो अब नहीं रह गया था, लेकिन उसमें दलदल और कीचड़ हमेशा रही आती थी। उसमें ठाकुर हरपाल सिंह पत्तियां और गोबर फिकवा कर कंपोस्ट खाद बनाया करते थे। कहते हैं उस खाद के पड़ते ही खेत सोना उगलने लगता था। ठाकुर हरपाल सिंह की आंखों में चमक आ गई। हीरालाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो घूमकर उस गढ़ई के दूसरी तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हीरालाल को वहाँ से उसी तरह पुचकारा जैसे कोई कुत्ते को ललचाता है। हीरालाल ने करुण स्वर में आखिरी बार अपने भौंकने और रोने की आवाज़ निकाली, फिर घिसटता हुआ 6-7 फीट नीचे उस गढ़ई में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे। 1-2 बार गोगों की आवाज़ गढ़ई के ऊपर उठी, फिर सब कुछ शांत हो गया। हीरालाल उस कीचड़ में गिरकर धंस गया था। उसका दम घुट रहा था। नाक में कीचड़ सांस के साथ भर गई थी और उसकी सांस बंद हो गई थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको बाहर निकाले। आखिर बूढ़ा तिलकिया और रामचरण गढ़ई में उतरे। रस्सी में बांधकर हीरालाल को ऊपर खींचा गया। वो माटी का पुतला मालूम होता था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। गढ़ई के दूसरी तरफ ठाकुर और पटवारी खड़े थे। हवेली की छत से ठाकुर घराने की सभी औरतें इस पूरी घटना को देख रही थीं। फुलिया अपने घर में
हीरालाल की खाली खटिया के बगल में नीचे जमीन पर बेहोश थी। उसके पास कोई नहीं था। हीरालाल शाम 7:30 बजे मरा और 11 बजे फुलिया मर गई। फुलिया जब मरी तो वहाँ बेला की माँ और गांव की बहुत सारी औरतें जमा थीं। फुलिया को मरने से पहले बड़ी गजब की पीड़ा हुई। उसे हीरालाल के मर जाने की बात भी किसी ने नहीं बताई। जब वो हिरवा की खाली खटिया की ओर देखती तो औरतें कहती कि हीरालाल को ठाकुर ने अस्पताल भेज दिया है। फुलिया का पूरा शरीर सूजने लगा था और नीला पड़ने लगा था। 11:15 बजे वो दर्द से छटपटाने लगी। बेला की माँ ने उसे काढ़ा जबरन पिलाया। कच्चे प्रसव की हालत थी। काढ़ा पीने के 10 मिनट बाद ही फुलिया जोर जोर से हाथ पैर पटक कर चीखने लगी और उसे खून आना शुरू हो गया। बेला की माँ का कहना है कि फुलिया के गर्भ से कोई 4 बाल्टी खून निकला होगा। पूरी कोठरी खून से लिथड़ गई। 11 बजे रात जब तालाब किनारे हीरालाल की चिता जल ही रही थी, अचानक गांव के कुत्तों ने विलाप करना शुरू कर दिया। आकाश में कुमौसम बादल घिरे और पानी गिरने लगा। गजब की गड़गड़ाहट आकाश में गूंज रही थी। बिजली कौंधती थी और जंगल में सियार बोलते थे। हवेली में सन्नाटा था। एक भुतही परछाई सारे गांव पर छा गई थी। तभी गांव की औरतों ने देखा कि फुलिया के गर्भ से एक काला झबरेला पीली आंखों वाला कुत्ता बाहर निकला और हवेली की ओर भाग गया। पता नहीं इस बात में सच्चाई है या नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर सच है कि फुलिया जब मरी तो उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। उसका पूरा शरीर इतना खून निकल जाने के बावजूद फूला हुआ था। उसी रात में 2-2:30 बजे हीरालाल की चिता के बगल में उसे जलाया गया। हीरालाल और फुलिया के दाह संस्कार में हवेली की ओर से कोई नहीं आया, पटवारी भी नहीं। ऐसा हवेली घराने का रिवाज भी नहीं था। इसके बाद की कहानी ही असली कहानी है। इसे पूरे रामपुर गांव के हर घर में सुना जा सकता है। एक एक बच्चा आपको एक किस्सा सुनाएगा। हुआ ये कि हीरालाल और फुलिया की राख की उठावनी वाली रात में ही ठाकुर के रिहायशी वाले मकान में आग लग गई। पटवारी वहीं रहता था। वो तो किसी तरह वहाँ से भाग आया, लेकिन उसके तमाम ज़रूरी सरकारी कागज जल गए। वो सिर पटक कर रोता रहा कि उसकी नौकरी अब चली जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा कि उसी गढ़ई में से जिसमें हीरालाल गिरकर मरा था, एक आग का गोला लपकता हुआ ऊपर उठा और जाकर पटवारी वाले कमरे के छप्पर पर बैठ गया। कुछ का कहना है कि पटवारी दारू पीकर सिगरेट पीते पीते सो गया था और आग उसकी रजाई में सबसे पहले लगी थी। पटवारी रिहाइश वाले मकान में जल जाने के बाद हवेली में ही पश्चिमी कमरे में रहने लगा था। हीरालाल के मरने की 5वीं रात 11 बजे किसी ने ठाकुर हरपाल सिंह के कमरे का किवाड़ खटखटाया। हरपाल सिंह उठे। उन्होंने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मालिश करवा लो मालिक। ठाकुर साहब एक क्षण के लिए भूल ही गए कि हीरालाल मर चुका है। आदतवश उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, हड्डियों को कपा देने वाली, और उन्हें लगा कि उस हवा में कोई सांस ले रहा है। उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए और वो घिघियाते हुए भागे। उसी रात पटवारी कुलभूषण तिवारी को आधी रात जोरों का पेशाब लगा। कमरे से निकलकर दालान पार करना पड़ता था। फिर 7 सीढ़ियों नीचे जमीन आती थी। सीढ़ियाँ उतरकर हवेली की दीवार पर ही पटवारी धार गिरा रहा था कि पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने घूमकर देखा तो सीढ़ी पर कोई सफ़ेद झक चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। पटवारी ने पूछा, कौन है रे? मैं हीरालाल, उसने कहा और खड़ा हो गया। वो सफ़ेद खंबे की तरह हो गया था और आसमान तक ऊंचा होता जा रहा था। पटवारी कांपने लगा। उसके होश फाख्ता हो गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन गले से पतली सीटी की आवाज़ निकल रही थी। उसका सारा पेशाब पजामे में ही हो गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह 7 बजे उसे उठाकर कमरे में ले जाया गया तो कमरे में टट्टी बिखरी हुई थी और जोरों की बदबू उठ रही थी। रात में सीढ़ियों पर गिर जाने से पटवारी का माथा फूट गया था और उसे तेज़ बुखार हुआ आया था। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। लोगों ने कहा उसे सन्निपात हो गया है। अगली रात से अंधेरा गिरते ही गांव को एक भारी परछाई अपने नीचे घेर लेती थी। हवेली की मुडेर पर बैठकर घुघू भयानी आवाज़ में घू 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 बोलता था। कुत्ते अचानक रोने लगते थे और हीरालाल के घर के पिछवाड़े रात में एक सियार आकर बोलता था। सियार की आवाज़ बिल्कुल आदमी की तरह होती थी, कुछ कुछ वैसी ही आवाज़ जैसी हीरालाल बकरियों को हुर्रियाने के लिए निकालता था। हवेली के दरवाजे भीतर से बंद हो जाते और रात भर वहाँ लोग डरे से घिरे हुए किसी भावी विपदा की आशंका से कांपते रहते।
रात भर सारी हवेली में हीरालाल के पैरों की आहट सुनाई पड़ती। वो हर जगह हांफता हुआ लगता। इतना ही नहीं, कभी कभी ठाकुर हरपाल सिंह संडास घर में टट्टी करने जाते तो कोई बाहर से सांकल चढ़ा जाता और उन्हें देर तक उसमें बंद होकर आवाज़ें लगानी पड़ती। एक रात तो गजब ही हो गया। सरला बेबी को लगा कि रात में कोई उनकी छाती पर चढ़ गया है और ऐसी वैसी जगह हाथ डालने लगा। उन्होंने उठना चाहा, बोलना चाहा, चीखना चाहा, लेकिन सब बेकार। शरीर का कोई भी हिस्सा उनका साथ नहीं दे रहा था। सब सुन्न हो गया था। रात ज़्यादा भी नहीं हुई थी। किसी ने अचानक उनके ट्रांजिस्टर की आवाज़ खूब ऊंची कर दी और इसके बाद जब उन्हें सुबह होश आया तो उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और रात में उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर डाली गई थी। बड़े बड़े गुनी ओझा बुलाए गए, यज्ञ हवन हुआ, सारी हवेली में गंगा जल छिड़का गया, मंत्र पढ़े गए, धूप अगरबत्ती लोबान जलाए गए। कई तांत्रिक तो ठाकुर साहब से रुपए ऐंठ कर और बोतल में हीरालाल के भूत को बंद करके भी ले गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रात में ठकुराइन अंधेरे में हीरालाल से टकरा जाती। कभी मंजली ठकुराइन की साड़ी में खाना बनाते हुए चूल्हे की लपट लग जाती। ठाकुर और पटवारी की बाह में तरह तरह के गंडे तावीज बंधे रहते, लेकिन रोज रात में कुछ ना कुछ हो जाता। सरला बेबी ही नहीं, मंजली ठकुराइन और विमला मालकिन के भी कपड़े रात में उतर जाते और कोई सब कुछ कर जाता। ठाकुर साहब के लिए खाना परोसा जाता। जैसे ही खाने के लिए बैठते तो उन्हें हर चीज़ से मल की तेज गंध उठती हुई लगती। उन्हें उल्टी होने लगती। दाल का कटोरा खून से भरा हुआ दिखाई देता। बैंगन कुत्ते के मांस में बदल जाता। सुबह उठते तो बिस्तर में हड्डियां मिलती। सरला बेबी को तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और वो लगभग पागल जैसी हरकतें करने लगी। कभी कभी वो नंगी होकर पटवारी के कमरे में घुस जाती और उससे लिपटने लगती। ठकुराइन ने एक दिन अचार का मर्तबान खोला तो उसमें गोबर और कीचड़ भरा हुआ था। जिस झांपी में मोतीचूर के लड्डू थे उसमें ईंटें थीं। एक रात ठाकुर हरपाल सिंह की आंख खुली तो हीरालाल बाकायदा सशरीर उनके पलंग के सामने मोढ़े पर बैठा हंस रहा था। उसके हाथ में सरसों के तेल वाला कुप्पा था। उसने कहा, मालिश सरकार, और उनकी ओर बढ़ा। ठाकुर साहब बेहोश हो चुके थे। वो भी बीच बीच में आए बाएं बकने लगते थे। धनुक लाल और रामचरण कहते हैं कि एक रात 12 बजे पता नहीं हवेली में क्या हो गया था कि ठाकुर हरपाल सिंह बाहर दालान में खड़े होकर धाएं धाएं अपनी 12 बोर की दुनाली बंदूक दाग रहे थे और पटवारी कुलभूषण तिवारी पागलों की तरह चीखता हुआ जोर जोर से फर्श पर लाठी पटक रहा था। दोनों गला फाड़कर हुंकार रहे थे, चीख रहे थे। हीरालाल के घर के पिछवाड़े उस वक्त भी सियार बोल रहा था। आसपास के गांवों में ये बात फैल गई थी कि हवेली में जमींदार के घर के लोग कुछ सनक गए हैं। वहाँ कोई नहीं जाता था। एक बार पास के गांव का कहार श्याम लाल अपनी ज़मीन का कोई मसला लेकर वहाँ धोखे से पहुँचा तो ठाकुर उसे देखते ही लठ लेकर चीखने लगे, हीरालाल आया, अरे दौड़ो ठकुराइन, हिरवा आ गया। पता नहीं कब उनका दिमाग सनक जाए और बंदूक दाग दें, इसलिए कोई भूले भटके भी हवेली की ओर रुख नहीं करता था। छमाही बीतते बीतते हवेली बर्बाद हो गई। सरला बेबी का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें पटवारी अपने साथ लेकर चंपत हो गया। सुना है वे अपने साथ घर के सारे गहने जेवर भी बटोर ले गई थीं। लोग कहते हैं पटवारी भला उस मिर्गी के मरीज का क्या करता। बदमाश भी वो असल था। उसने जेवर हथिया लिए होंगे और सरला बेबी को दिल्ली बम्बई में कहीं बेच दिया होगा। मंजली ठकुराइन अपने मैके चली गई थी, फिर लौटकर हवेली नहीं आई। ठाकुर हरपाल सिंह इतने सदमों में सूख कर कांटा रह गए थे, हर आदमी से डरते थे। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें समझा बुझाकर ठकुराइन और विमला मालकिन के साथ तीर्थ यात्रा में भेज दिया। तब से आज 7 साल हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। कोई कहता है वे सब के सब साधु फकीर बन गए, कोई कहता है कि हरिद्वार में जिस नाव में ये लोग सवार थे वो नाव ही उलट गई और सब डूब गए। हवेली अभी भी वहाँ है, उस पर काई और घास छा गई है। बंद दरवाज़ों के भीतर कोई झांक कर देखने की हिम्मत नहीं करता कि उनमें क्या है। इतने साल की सूनी हवेली में बचा ही क्या होगा। अभी भी वहाँ रात में घुग्घू बैठकर घू 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 बोलता है। रात बिरात वहाँ सियार के रोने की आवाज़ सुनी जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ हीरालाल और फुलिया रहते हैं। रात में दोनों पान खाते हैं और यहाँ वहाँ थूक देते हैं। पान की पीक तो दिन में वहाँ बहुतों ने देखी। पता नहीं इस पूरी घटना में सच्चाई कितनी है। हो सकता है कि अपने ही डर से हवेली घराना बर्बाद हुआ हो। उन्हें भ्रम में ही सारा कुछ दिखाई देता रहा हो।
उनके भीतर का पाप जागकर उनकी आंखों के सामने नाचता रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी कारस्तानी गांव के हरिजनों, मोचियों और भूमिहीनों के लड़कों की है। हीरालाल की मौत के बाद घृणा, गुस्से और बदले की भावना में भरकर उन्होंने ही सारा प्रेतों का नाटक खेला और हवेली को बर्बाद कर डाला। ये लड़के शहर घूम आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और पार्टीबाजी करने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हीरालाल सचमुच भूत बन गया है, अभी तक वो हवेली में रहता है। लोग हवेली को भुतही हवेली कहते हैं। बहरहाल मैं नहीं जानता सच क्या है झूठ क्या है। मैं तो अभी पिछले दिनों एक शादी के न्योते में रामपुर गांव गया था। हवेली मैंने भी देखी, उसमें कबूतर और चमगादड़ रहते हैं। बिल्कुल वीरान और सुनसान हवेली है वो। वहाँ जाकर कोई भी डर सकता है। उसकी ईंटें झड़ने लगी हैं, जगह जगह लंबी लंबी घास उगाई है, काई जम गई है। रामपुर के लोग इतना ज़रूर कहते हैं कि अभी भी पता नहीं कौन रात में हवेली के पिछवाड़े बगीचे को पानी से सींच कर डबाडब कर देता है। बगीचे में अमरूद, संतरे और जामुन के पेड़ हैं। खूब मीठे और बड़े फल उनमें आते हैं, जिन्हें गांव के लड़के तोड़ कर खाते हैं। अभी आप सुन रहे थे लेखक उदय प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी हीरालाल का भूत। इस कहानी पर उपरांत नामक फिल्म भी बनी है।